डॉक्टर आनंदेश कुमार, आई एम ए फिजिकल थेरापिस्ट। आज का टॉपिक है फिजियोथेरेपी एंड इट्स एक्सरसाइजेज थ्रू रिमोट कंट्रोल, इंटरनेट एक्सरसाइजेज, गाइडेंस फ्रॉम ऑनलाइन सिस्टम। फिजिकल थेरेपी मीन्स जो एक मीनिंग है ये अपने आप में रिवेल्स करता है कि जब भी आप फिजिकल थेरेपी लेते हैं तो ये थेरेपिस्ट की पेशेंट के साथ में डायरेक्ट कांटेक्ट होना चाहिए, कांटेक्ट होता है। फिजियोथेरेपी मीन्स एनी ट्रीटमेंट बाय फिजिकल मीन्स, लेकिन अभी इसमें बहुत सारी मॉडिफिकेशंस, बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट हुई है। एज ए फिजियोथेरेपिस्ट मैं इसमें बिलीव करता हूँ मॉडिफिकेशन इज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करने के लिए। उस स्ट्रीम में वो टेक्नोलॉजी का यूज हो, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी अच्छी बात है, कंसल्टेंसी अच्छी बात है और मैं इसका यूज भी करता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से आजकल एक आर्टिकल मैं पढ़ रहा था लिंक्डइन पे, और उसमें किसी डॉक्टर ने कुछ ऐसे ऑनलाइन चीज़ों को उन्होंने इंडिकेट कर दिया या राइट डाउन कर दिया, इंस्टीड ऑफ एक्सरसाइजेज, इंस्टीड ऑफ रेफरिंग टू समबडी, सम फिजियोथेरेपिस्ट, उन्होंने रेफ़र कर दिया उसे एक यूट्यूब चैनल को। थोड़ा सा अटपटा सा ज़रूर लगता है, लेकिन जिसने भी रेफ़र किया है उसके दिमाग में कुछ ना कुछ तो एक बात चल रही होगी कि जो मैं लिख रहा हूँ ये, क्योंकि ये नोन और प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल है जिसने लिखा हुआ है, जिनके डॉक्टर ने लिखा हुआ है, और इन चीज़ों को पेशेंट के सामने में हम कैसे रखते हैं। पेशेंट कहीं ना कहीं इससे मिसलीड होता है आपके प्रोफेशन से, और उसको ऐसा लगता है कि फिजिकल थेरापिस्ट या डॉक्टर्स दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट, दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर जस्ट ए कंसल्टेशन। लेकिन यहाँ पर बात ख़त्म नहीं होती। उनकी तकलीफ़ अगर बढ़ जाती है तो सारा का सारा जो ब्लेम है ना, ये जो गेम है ना, चेंज हो जाता है। और यहाँ पर तो इंडिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं जहाँ पर कि आप लीगल बाउंडेशन है कि अगर आपने किसी से फीस लिया है और आपने किसी को अटेंड किया है तो क्या उसमें वो चीज़ें आपने जो प्रॉमिस की है वो दे रहे हैं। नहीं दे रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं उसके दायरे में लाया जाएगा और पूछा जाएगा आपसे कि आपने जो थेरेपी दी है या जो ट्रीटमेंट दी है इसका क्या मतलब है, क्या इस तरह के रिकमेंडेशन कर सकते हैं क्या मेडिकल काउंसिल या फिजियोथेरेपी काउंसिल या फिजियोथेरेपी के जो फैकल्टी हैं इस तरह की चीज़ें रिकमेंड करते हैं कि आप इन चीज़ों में जाएं। ये ज़रूर एक डिबेट का टॉपिक है और मैं वीडियो भी इसलिए बना रहा हूँ कि ये टॉपिक मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं हमें बहुत ही जल्दी में, या फिजियोथेरेपिस्ट को या फिजियोथेरेपी कम्युनिटी को बहुत जल्दी में ऑनलाइन चीज़ें बहुत तेज़ी से स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। जिस तरह से एआई को लेकर के आज के समय में बिल्कुल बहुत ही जल्दी जल्दी हो रही है, चीज़ों को लोग प्रमोट करते हैं। तो एआई का इम्पोर्टेंस जो है वो ट्रीटमेंट के टेक्निक्स में होने चाहिए, ट्रीटमेंट देने वाले के टेक्निक्स में होनी चाहिए। किस तरह से लेंगे, किस तरह से ट्रीटमेंट लेना चाहता है पेशेंट, ये पेशेंट की एक अपनी कंसेंट भी है। अगर पेशेंट चाहता है कि मुझे डायरेक्ट आप क्लिनिक में बुलाकर ट्रीटमेंट दें या मेरे घर पर फ्रीलांसिंग करें, या फिर अगर ट्रीटमेंट रिक्वेस्ट करता है कि मुझे आप कुछ ऐसी चीज़ें रिकमेंड कर दो जिससे मैं घर बैठे ही एक्सरसाइज कर लूँ। लेकिन एक्सरसाइज स्टार्ट कहाँ से होगी? एक्सरसाइज स्टार्ट होती है कहीं ना कहीं आपका पेन है, पेन को आपने किसी से शेयर किया। आप पेन को अपने एआई के साथ में भी शेयर कर सकते हैं। गूगल पर जा कर के आप सर्च करें तो आपको बहुत सारी चीज़ें वो गूगल भी बना करके दे देगा, निकाल कर दे देगा, लेकिन दे आर नॉट वेरी स्पेसिफिक। वो आपके हिसाब से आपको बनाकर नहीं देगा। ऐसे क्लेम ये किया जा रहा है कि बहुत ही सारी चीज़ें आपके हिसाब से बनाकर दे जाएगा, लेकिन आप बहुत सारी चीज़ें छुपा लेते हैं, आप बता नहीं पाते। ये ह्यूमन एक टेंडेंसी होती है, तो आप वहाँ भी छुपाएंगे। जब आप छुपाएंगे तो बाद में बताने का कोई ऑप्शन नहीं रहेगा एआई के पास। एक इंडिविजुअल के पास में तो ऑप्शन होता है कि आपने आज नहीं बताया तो अगले दिन बता दिया, डे आफ्टर 2 दिन, 3 डेज, 4 डेज में बता दिया। लेकिन एआई के पास में कोई ऑप्शन नहीं होता कि एक बार बता दिया तो आपने नेक्स्ट टाइम फिर से बताएंगे, क्योंकि अगर आपने नेक्स्ट टाइम फिर से उससे बताया, आपने कुछ इंक्लूड की, तो आपका गाइड जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो पूरी तरह से उसने चेंज कर देना है और वो नए प्रोटोकॉल पर आपको डालेगा जो आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा। कहीं ना कहीं ये चीज़ें, बहुत सारे हज़ारों यूट्यूब चैनल हैं फिजियोथेरेपी से रिलेटेड जो बहुत ही अच्छे से वीडियो बनाते हैं। कुछ लोगों को मैं खुद ही फॉलो करता हूँ और उनके वीडियो में देखता हूँ।
मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, एज ए फिजियोथेरापिस्ट भी हूँ मैं, साथ साथ मैं भी वीडियो अपने डालता हूँ। मेरे वीडियो पे हज़ारों लोगों ने देखा होगा, देख रहे होंगे, लोग उससे बेनिफिटेड होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसी वीडियो से हमेशा ठीक हो जाएंगे। आप इसलिए ठीक हो रहे हैं क्योंकि आपने मेरे से विजिट ली, कंसल्टेंसी ली, और मैंने एक प्रोटोकॉल सेट किया, और उस सेट प्रोटोकॉल में आप फिक्स हो गए, और आपकी ट्रीटमेंट उसके गाइडेंस के हिसाब से, मेरे गाइडेंस के हिसाब से चल रही है। लेकिन आप डायरेक्टली यूट्यूब पर चले जाते हैं तो आप देखेंगे कि कभी कभार वहाँ पर आपसे गलतियाँ भी हो जाती है। जो गलतियाँ होती हैं वो बहुत ही मुश्किल में आपको डालता है। फिर उसके लिए आप किसी से कंसल्ट करेंगे, कंसल्टेंसी फ़ी देनी पड़ेगी, और फिर से कोई ना कोई कंसल्ट करने के बाद अगर आपको फिर से ऑनलाइन में डाल दे तो आप कहीं ना कहीं डरेंगे। तो ये जो डरने वाली बात है या फिर इसको पूरी तरह से ईजिली अडेप्ट करने की बात है, दोनों ही आपके लिए खतरनाक है। एक पेशेंट के लिए बहुत ही खतरनाक है। एक तो आप डरे नहीं, सेकंड ये है कि बहुत इसको ईजिली ना लें। दोनों चीज़ें अपनी तकलीफ़ के हिसाब से फॉलो करें। अगर आपको लगता है कि मैंने बहुत सारी एक्सरसाइजेस, बहुत सारी चीज़ें सीख ली है, तो यू कैन फॉलो, ऑनलाइन मोड पे जा सकते हैं, सारे एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो ऑनलाइन आपको सेट्स ऑफ एक्सरसाइजेस देती है। वो कितना बेनिफिट्स है ये तो पेशेंट ही बताएगा, क्योंकि मैं इस सिस्टम में नहीं बिलीव करता। तो मेरे पेशेंट इस तरह की चीज़ें फॉलो नहीं करते कि आप चीज़ों को वीडियो में देख कर करें। इवन कि मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि वीडियो देखने के बाद ना करें, वीडियो के साथ में करें। जैसे जैसे वीडियो चल रहा है आप उसको उसी तरह से फॉलो करें, क्योंकि देखने के बाद कहीं ना कहीं मॉडिफिकेशन कर देता है पेशेंट। वीडियो जिस तरह से देख रहा है उसमें वो चीज़ों को चेंज कर देता है, लेकिन जब वीडियो चल रहा होता है तो आपको सामने सामने दिखता है, जो आपकी सेंसेस हैं, आई है, वो आपको बताता है कि हाँ ये चीज़ें आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर कुछ और चल रहा है। तो इस तरह से आप अपने आप को इंजरी में नहीं डालते। साथ साथ में बात रह गई है कि जो प्रिस्क्राइब करने की बात रही है कि ऑनलाइन मोड को हम कितना प्रिस्क्रिप्शन दें, कितना प्रिस्क्राइब करें। इस समय तो ये सही नहीं होगा पेशेंट के लिए भी कि आप इंस्टीड ऑफ एक्सरसाइजेस आप किसी ऐसे वीडियो को उसमें राइट डाउन कर दें, प्रिस्क्रिप्शन में डाल दें, और किसी यूट्यूब चैनल पर चले जाएं और यहाँ पर ये वीडियो देख लें। ये ठीक नहीं होगा, ये प्रोफेशन के लिए भी अच्छा नहीं है। इसे डायरेक्ट मैसेज ये जाएगा कि आप कुछ करना नहीं चाहते और सारे जो चीज़ें हैं वो पेशेंट पर डालना चाहते हैं, या फिर आप जो कर रहे हैं शायद वो इतना इफेक्टिव नहीं है, या जो आप करना चाहते हैं वो पेशेंट को पसंद नहीं आ रहा, पेशेंट को कुछ और ही चीज़ें पसंद आ रही है। क्योंकि पेशेंट ने इतना कुछ देख रखा है इंटरनेट पर, देखने के बाद जब आपसे ट्रीटमेंट लेने के लिए आ रहा है तो आप उसे कन्विंस नहीं कर पा रहे, और आपका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल उसको अच्छा नहीं लग रहा। तब जाकर कहीं ना कहीं आप ये शॉर्टकट अपनाते हैं, या पेशेंट को भी शॉर्टकट अपनाने में मज़ा आता है। लेकिन जब ट्रीटमेंट अच्छी हो और उसको नॉलेज दे दिया जाए कि ये फिजिकल थेरेपी क्या है, ये किस तरह से काम करता है, जो आप काम कर रहे हैं उसके साथ में जो आपकी तकलीफ़ें हैं ये कितने समय में जाएगी, क्योंकि ये इंटरनेट नहीं बताएगा कि आपकी रिकवरी कितने समय में होगी। ये तो काउंसलिंग के बाद ही, डे बाय डे जो काउंसलिंग होती है, ट्रीटमेंट के साथ में जो काउंसलिंग होती है, इसे पता चलता है कि आप कितनी रिकवरी में जा रहे हैं। इसके भी कुछ ऑनलाइन शॉर्टकट हैं, लेकिन वो शॉर्टकट में कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों को मिस कर देते हैं जो आप बता नहीं पाएंगे एआई को, या फिर आप शेयर नहीं कर पाएंगे ऑनलाइन। बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती है। सिंपल सा एग्जांपल मैं देता हूँ कि कितने पेशेंट हैं जो अपने थेरेपिस्ट या डॉक्टर से मिलने से पहले अपना एक प्रॉब्लम का चार्ट बनाते हैं। बहुत कम, रेयरली जो बनाते भी हैं वो इसलिए बनाते हैं कि उनको किसी न किसी डॉक्टर ने या किसी ने ऐसा एडवाइस किया है कि अपनी तकलीफ़ों को आप एक चार्ट के फॉर्म में ले जाएं कि आपको क्या क्या तकलीफ़ होती है 1 to 10 तक। सबसे जो बड़ी तकलीफ़ है ऊपर में लिखें, जो छोटी तकलीफ़ है वो सबसे डाउन में लिखें। बहुत ही कम लोग करते हैं, ज़रूर इसको फॉलो करना चाहिए ऐसी चीज़ों को जब आपकी तकलीफ़ 1-2 से ज़्यादा हो। क्योंकि आप जाते हैं, आपको वहाँ पर तकलीफ़ें जो होती है वो बता ही नहीं पाते, आप कुछ और ही बताना स्टार्ट कर देते हैं, पूरी हिस्ट्री में चले जाते हैं, तो समझ में नहीं आता डॉक्टर्स को। या तो उसको काउंसलिंग कराना पड़ता है या फिर उसको वो सारे टेस्ट करवाने पड़ते हैं जिसकी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है आपको। तो उसके लिए आपको बहुत ह्यूज अमाउंट आपको पे करना पड़ता है। अदरवाइज आप टू दी पॉइंट अपनी हिस्ट्री बता दें तो आपकी 50% की जो काउंसलिंग है, काउंसलिंग में ही ट्रीटमेंट निकल कर पाई जाएगी कि आपको इस तरह की तकलीफ़ है। फिर उसके बाद क्लिनिकल एग्जामिनेशन में बात आ जाती है बाहर कि हाँ ये तकलीफ़ है आपको, और कुछ प्राइमरी जो टेस्ट हैं करवा लें, इसके बाद हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, रॉ वीडियो को ज़रूर हमें
प्रमोट करना चाहिए। रॉ वीडियो मीन्स कि जिसमें पेशेंट का प्लस पॉइंट भी देखे, माइनस भी दिखे। कमोडली मैं जितने भी वीडियो देखता हूँ आज के समय में, बहुत कम ऐसे वीडियो होते हैं जिसमें निगेटिव पॉइंट को दिखाया जाता है। सपोज मैं हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच कर रहा हूँ, पेन अगर बोलता है पेशेंट तो उसे कट कर दिया जाता है, सिर्फ इम्प्रूवमेंट को दिखाया जाता है। लेकिन मैं इसमें बिलीव करता हूँ कि पेशेंट को जब स्ट्रेच करते हैं तो उस समय में स्ट्रेच फील होगा, पेन फील होगा पेशेंट को, और वो किस लिमिट में करना चाहिए, उसे पेन होता है, ये भी वीडियो में दिखना चाहिए। ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो नेगेटिव इम्पैक्ट देता नहीं, एडिटेड हो जाती है वीडियो। तो एडिटेड वीडियो जो होती है वो पेशेंट के किसी काम का नहीं है, सिर्फ उससे मज़ा आता है देखने में, आपके ट्रीटमेंट का इससे कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि आप कहीं ना कहीं वही गलती करने वाले हैं जो उस वीडियो में कट कर दिया गया। तो अगर वो वीडियो में दिखा दिया जाए तो आप उन चीज़ों को गलत करने से पहले अपने आप को रोकेंगे, या तो फिर कैप्शन दे दिया जाए या फिर इंस्ट्रक्शन दे दिया जाए कि इस लेवल से आपको स्ट्रेच ज़्यादा नहीं करना है। लेकिन आप इस इंस्ट्रक्शन को देंगे कैसे? पेशेंट तो घर में होता है, अपने ऑफिस में होता है, वहाँ कर रहा होता है चीज़ें। तो कहीं ना कहीं वीडियो जो है ना रॉ फॉर्म में होनी चाहिए। हो सकता है वो लंबा हो जाए, छोटे वीडियो लोग ज़्यादा देखते हैं, उसमें पेशेंट को सीखने लायक या पेशेंट के बेनिफिट्स के लायक कुछ भी चीज़ें नहीं होती। जिस वीडियो में फीमेल्स का यूज हो रहा है, जहाँ पर जिस वीडियो में उनके ऊपर में कपड़े नहीं होते, या फिर मेल के ऊपर में ऐसा दिखाया जाता है, और ज़रा प्रेजेंटेशन ऐसी होती है जो आंखों से अच्छा लगता है, लेकिन आपकी तकलीफ़ तो आंखों में नहीं है, आपकी जो तकलीफ़ है वो आपके शरीर में है, बॉडी में है। आप उसको कैसे दिखाएंगे? आप जॉइंट्स के अंदर में क्या दिखा रहे हैं, ये ज़रूरी है। आप मसल्स के अंदर में क्या है, ये ज़रूरी है। पेशेंट क्या उस समय में फील कर रहा है, ये ज़रूरी है। पेशेंट कितना पेन फील कर रहा है, ये ज़रूरी है। पेशेंट कितना ईजी फील कर रहा है आफ्टर ट्रीटमेंट, ये ज़रूरी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑनलाइन मोड, हमें किस तरह से लेना चाहिए, पेशेंट को क्या क्या ख्याल रखना चाहिए। जब भी आप ऑनलाइन कोई चीज़ देखते हैं तो आप ध्यान से देखें कि क्या सिर्फ आपको ये देखने में मज़ा आया, या फिर आपको इससे कुछ बेनिफिट भी होना है। अगर नहीं बेनिफिट हुआ तो उस वीडियो को अपने रिकमेंडेशन बॉक्स से हटा दें, ताकि बार बार वो आपको ना इंटरनेट आपको ना दिखाए। मैं क्या बोल रहा हूँ, जब भी इस तरह का वीडियो आपके पास में आए जो आपके किसी यूज का नहीं है, तो उसको अनसब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर आप अनसब्सक्राइब नहीं करेंगे, फॉलो करना बंद नहीं करेंगे, तो इसी तरह का वीडियो जो आपके किसी काम का नहीं है, सिर्फ इंटरनेट मज़े की बात हो जाती है, आपका कोई बेनिफिट नहीं होगा इससे, और बार बार यही वीडियो आता रहेगा आपके पास में। जब भी आप इंटरनेट खोलेंगे, यूट्यूब खोलेंगे, तो इसी तरह का वीडियो आएगा। तो इस तरह के वीडियो को अब इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए आप उसको अनसब्सक्राइब करें, अनफॉलो करें, या फिर उसको अपने लिस्ट से ही हटा दें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग हिमवेदा फिजियोथेरेपी। थैंक यू, टेक केयर।